जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो वॉल्यूम 2 चलाया जा रहा है, जिसमें आज दोस्तों हम लोग वॉल्यूम 2 का टेस्ट नंबर दूसरा देखने वाले हैं। और यह टेस्ट दोस्तों जो दूसरा टेस्ट हुआ है, यह आपका टेस्ट 12/2024 को हुआ है। इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं, टेस्ट नंबर 1 और वॉल्यूम 1 का दोस्तों टोटल 100 टेस्ट भी आपको करवा दिए हैं। और वो भी नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और यह दोस्तों आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी या बीपीएससी या बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस। दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपका अति महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन जो क्वेश्चन आएगा मैंने सिलेबस को कवर करते हुए उसी हिसाब से आएगा दोस्तों। अब सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी पर पूर्णतः सभी क्वेश्चन आपका आधारित है, याद रखिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, जो कि दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट है। जो भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है वह सुदर्शन सेतु है। अब यह भी कहाँ में है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, जो सुदर्शन सेतु जो पुल है, इसको दोस्तों ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इस पुल की लंबाई दोस्तों 2.32 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखना है, उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है। तो दोस्तों शीतल देवी को याद रखिएगा। इसको दोस्तों चुनाव आयोग घोषित कर दिया गया है, आइकन के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसमें गलत कथन को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग गलत कथन को चूज कर लेते हैं। इसमें पहला कथन है कि सेमीकंडक्टर फैब इकाई धौलेरा जो कि गुजरात में स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर एटीएमपी यानी कि असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई जो कि मेहसाना गुजरात में स्थापित किया गया। नहीं, यह दोस्तों गलत है, यानी गलत कथन चूज करना है। तो दूसरा कथन आपका गलत है, लेकिन पहला कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट कथन है कि विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई सानंद जो कि गुजरात में स्थापित किया गया। हाँ, याद रखना है, गुजरात के कहा दोस्तों, तो सानंद में। ये कथन आपका सही है, लेकिन गलत चूज करना था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। बोला कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा आदिति योजना की शुरुआत की गई। आदिति का दोस्तों पूरा नाम पूछ रहा है कि आदिति का पूरा नाम यहाँ पे क्या है। तो यह आदिति का पूरा नाम हो जाएगा, याद रखना है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेट टेक्नोलॉजीज विथ आईडीएक्स। यानी कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। तो याद रखना है, अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है वो दोस्तों कोलकाता में। नेक्स्ट है कि महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है। तो महिलाओं को गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन चुका है। फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ
टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण यह किसने किया है? तो यह परीक्षण दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, ये आपको कमेंट में बता देना है। वहां पे लिखना है क्या कि डीआरडीओ की स्थापना जो ईस्वी हुआ उस ईस्वी को आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट है कि प्लेनेटरी बाउंड्रीजे फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो टाइलर पुरस्कार दोस्तों जोहान रॉकस्ट्रॉम को, जोहान रॉकस्ट्रॉम को, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा 59,637 रुपया, 59,637 रुपया। नेक्स्ट है कि मालविका गिनिमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों शुंग वंश है, शुंग वंश याद रखिएगा। मालविका गिनिमित्रम दोस्तों शुंग वंश से है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो दोस्तों महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 10वें तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना है महावीर स्वामी। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमय, नदितमय और देवितमय कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में अमृतमय, नदितमय और देवितमय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको हो जाएगा पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, उसके बाद होगा नव पाषाण युग हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कांस युग हो जाएगा और उसके बाद लौ युग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 3, 4, 2 युग 1। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया है? तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 12वां शिलालेख में दोस्तों अशोक के धार्मिक सहिष्णुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित हैं? तो शिवाजी जो थे यह मलिक अंबर राजस्व प्रणाली से दोस्तों प्रेरित है, याद रखिएगा। किसके? तो मलिक अंबर के। नेक्स्ट है कि सासाराम में शेर शाह के मकबरे की योजना है। देखिए सासाराम में जो शेर शाह के मकबरे की दोस्तों जो योजना है अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय याद रखना है, अष्टकोणीय। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नौरत्न में शामिल नहीं था? तो अकबर के नौरत्न में शामिल कौन कौन था दोस्तों? देखिए बीरबल थे, रहीम थे और टोडरमल भी थे, जो कि राजस्व मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों बैजू बावरा जो कि नहीं थे, याद रखना है बैजू बावरा नहीं थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो 1857 की क्रांति के दोस्तों कौन ऐसे नेता हुए जिनको पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो याद रखना दोस्तों तात्या टोपे, तात्या टोपे जो कि दोस्तों कानपुर से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे याद रखना है। और कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब कर रहे थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व कहेगा तो तात्या टोपे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों जब अकबर मालवा पर आक्रमण किए थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, तो वहां का जो शासक थे दोस्तों बाज बहादुर थे, बाज बहादुर, बाज बहादुर। नेक्स्ट है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किए। तो सहायक संधि दोस्तों जो इंदौर के होलकर राज्य के थे इनके द्वारा दोस्तों सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था। और सहायक संधि को सबसे पहले दोस्तों स्वीकार करने वाला हैदराबाद के निजाम थे, याद रखिएगा। हैदराबाद के कौन थे? तो निजाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो विद्रोह की बात की जाए तो ऐसे तो दोस्तों वाइकोम सत्याग्रह यहाँ पे आपका ऑप्शन के बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वाइकोम जो सत्याग्रह था यह ब्रह्मवाद के विरुद्ध और मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो मुक्तिदाता दोस्तों याद रखना है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ था दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो देखिए दोस्तों यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोले थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि यहाँ पे 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट हो जाएगा। देखिए इससे पहले भी दोस्तों 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आया था। यानी कि देखिए दोस्तों आपका प्रत्येक जो अब सेट 1 से अगर आप स्टार्ट करते हैं पूर्ण रूप से, तो प्रत्येक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्जाम से पहले ही आपका सभी सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसी हिसाब से सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया गया है। और प्लस में दोस्तों आपको जो करंट अफेयर की बात की जाए तो प्रत्येक, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, द हिंदू न्यूज हो गया, बहुत सा दोस्तों न्यूज का भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है। तो देखिए रिडल्स इन हिंदुइज्म जो कृति है दोस्तों वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करने हैं। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात किया दोस्तों, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, जो अपना रीट 5 प्रकार के, उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। तो देखिए पहला कथन है कि यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों को विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इस रीट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। बिल्कुल सही है, याद रखना क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कौन सा रीट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला कथन है कि वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 हो जाएगा कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो भारत में दोस्तों वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है कि केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का दोस्तों बंटवारा करना, यानी कि वितरण करना, याद रखिएगा। वित्त आयोग की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 280 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो राष्ट्रपति को अब विशेष परिस्थितियों में जो आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार दिया गया है वह दोस्तों याद रखना है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब क्योंकि दोस्तों पहले जो था दोस्तों सशस्त्र विद्रोह नहीं था, वो 44वां संविधान संशोधन के तहत ही सशस्त्र विद्रोह को उत्पन्न किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए कि मंत्रालय से सूचना एकत्रित करना, याद रखिएगा। नंबर 32 कह रहा है कि राज्य सरकार की मंत्री परिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर भारित होता है। तो देखिए दोस्तों राज्य सरकार के मंत्री परिषद के अगर वेतन और भत्ता कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा होता है। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली जो उच्च सदन है वह दोस्तों सीनेट है। सीनेट याद रखना है कौन सा है, तो सीनेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन सा ढंग से मेल नहीं रखता है। इसमें पहला कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो कि 1988 में आया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1988 में आया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि 1964 में इसको स्थापना हुआ, ये भी सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो कि दोस्तों 1963 में, ये भी सही है दोस्तों। केंद्रीय सूचना आयोग नहीं, देखिए केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों आपका 2008 नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका यह सुमेलित नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग कब आया था, तो दोस्तों याद रखना है 2000 आपका 5 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। विधान परिषद के बारे में बोल रहा है दोस्तों, ध्यान देना है। तो पहला कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, सत्य यही आपका नहीं है, याद रखिएगा। बाकी याद रखना है कि जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद का दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, याद रखिए, यानी कि रिटायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो न्यायाधीश के संबंध में दोस्तों जो ऑप्शन बी देखना है कि जो वो सेवानिवृत्त के बाद अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ये आपका सही है। याद रखना है कि न्यायाधीश दोस्तों जब रिटायर्ड हो जाएंगे वो दोस्तों उसके बाद अभ्यास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो सामाजिक वानिकी है कि सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधा का उगाना और उनकी व्यवस्था करना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात है कि विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो विश्व के सबसे ऊंची चोटी ऐसे दोस्तों कौन सा है बताइए। विश्व के सबसे ऊंची चोटी दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नवीन पर्वत का उदाहरण है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नवीन मुर्दार पर्वत, नवीन मुर्दार पर्वत है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी यानी कि झारखंड में स्थापित है। तो झारखंड में दोस्तों ऐसे कौन सा है, तो 39 का दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग, याद रखना है, एल्युमिनियम उद्योग दोस्तों झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो औसत लवणता सर्वाधिक है दोस्तों मृत सागर में, याद रखिएगा, मृत सागर में सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को जोड़ती है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। टू है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों जो मरुस्थल है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार से निर्धारित है। तो नर्मदा नदी का दोस्तों जो प्रवाह है वह भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ है, याद रखना है, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। नेक्स्ट बात है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी निम्न में से कहाँ मिलती है। तो देखिए दोस्तों अन्नामलाई जो कि इलायची की पहाड़ी और जो पालनी पहाड़ी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनाईमुडी में, अनाईमुडी में, याद रखना है, अनाईमुडी में। नेक्स्ट बात है कि देखिए कलसूबाई दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, कलसूबाई जो कि पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी है, कलसूबाई याद रखना है, और पूर्वी घाट के पूछेगा तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पे फरक्का जो परियोजना हो जाएगा वह गंगा और भागीरथी नदी पर, गंगा भागीरथी नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी जो अभयारण्य है वो आपको तमिलनाडु में, याद रखना है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। तो देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है 3 देश के साथ साझा करती है। एक कौन कौन सा, एक म्यांमार है दोस्तों, और एक आपका चीन है, और एक आपका भूटान है। लेकिन दोस्तों नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, याद रखिएगा। यानी कि 47 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डॉप्सन एक, याद रखना, डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, तो 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो वुड बुफेलो नेशनल पार्क, वुड बुफेलो जो नेशनल पार्क है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो आग्नेय चट्टान का दोस्तों उदाहरण कौन सा नहीं है, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर जो कि आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, याद रखना है। बाकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट है, यह सभी आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में कौन से उत्तरदायी है। तो पृथ्वी के दोस्तों ताप बनाए रखने के लिए आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, यह दोनों उत्तरदायी के रूप में जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 52 कि भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र के जो मुंबई शहर है वहीं पे। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है, 9 जनवरी को, जब महात्मा गांधी के दोस्तों भारत में जो आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उसी दिन से भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। और यह दोस्तों आपको बताना है कि पहली बार राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है, बताइए पहली बार कब मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि लाल बाल पाल निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं थे। तो लाल बाल पाल, देखिए लाल से हो जाएगा दोस्तों लाल बहादुर लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री आपको नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे। नेक्स्ट है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो लोकनायक दोस्तों जो कि लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, इनको दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न के रूप में जाना जाता है, और यह इनको 1998 में मिला था, 1998 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का दोस्तों जो मुख्यालय है वह पेरिस में है, पेरिस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जाना जाता है जो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, और यह दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कर्नाटक संगीत के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक संगीत के रूप में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो गजल गायकी से दोस्तों संबंधित नहीं है हीराभाई वराडकर, हीराभाई वराडकर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो बनी ठनी दोस्तों किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। तो यह दोस्तों परिवर्तनशील होता है, इसलिए यह परिवर्तनशील होता है, इसलिए याद रखिएगा रैम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो देखिए दोस्तों जो एक एंटीवायरस है दोस्तों यह एक प्रकार के आपका अवीरा है, अवीरा जो सॉफ्टवेयर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रोग्राम में त्रुटि हटाने को कहा जाता है? तो त्रुटि हटाने को दोस्तों डिबगिंग में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो यहाँ पे 1794 होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा 1794 में दोस्तों मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नाजी पार्टी का दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है याद रखना है स्वास्तिक है, स्वास्तिक है। नेक्स्ट है कि जालवेरिन एक संस्था है, तो यह दोस्तों व्यापारियों की है, जालवेरिन जो संस्था है दोस्तों व्यापारियों की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि सरकार के द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की है, तो इसका दोस्तों माप इकाई में होगा, बताइए कि किस में होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों 66 का सी होना चाहिए, mg प्रति MQ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन को दहन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का दहन का मुख्य कारण दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों सबसे अहम योगदान की बात की जाए तो कार्बन उत्सर्जन का, याद रखिएगा कार्बन उत्सर्जन का। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? इसमें पहला कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता दोस्तों एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर है 70, बोला कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? भोजन के संग्रहण के लिए दोस्तों बताइए कौन सा है जाइलम की, क्योंकि भोजन का संग्रहण के लिए दोस्तों जो जाइलम की कोशिकाएं उत्तरदायी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एक मिनट दोस्तों पेरेनकाइमक, वही भोजन का वही संग्रहण करने के लिए बोल रहा है, यानी कि भंडारण पूछ रहा है, तो भंडारण में ठीक है पेरेनकाइमा कोशिका हो जाएगा, पेरेनकाइमा कोशिका। नेक्स्ट है कि प्रोह का प्रकाश की तरफ वृद्धिकरण कहलाता है, तब प्रोह का प्रकाश की तरफ दोस्तों जो तरफ वृद्धिकरण जो कहलाता है वृद्धि, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का यहाँ पे ऑप्शन डी, उसको हम लोग दोस्तों प्रकाशोन्वर्तन कहते हैं, प्रकाशोन्वर्तन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा 72 का दोस्तों उत्परिवर्तन हो जाएगा, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? तो मनुष्य में पाए जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन को जाना जाता है, हीमोग्लोबिन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकताएं होती है? तो दोस्तों आयरन की, यानी कि लौह को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है, तो तंत्रिका आवेश की जो प्रकृति होती है वो विद्युत रासायनिक होती है, विद्युत रासायनिक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, तो इस तंतु को कहा जाता है, तो इस तंतु को दोस्तों भ्रूण नाल कहा जाता है, भ्रूण नाल। नेक्स्ट है कि निम्न में से गलत कथन को पहचान कीजिए, तो गलत कथन का दोस्तों पहचान करना है, जिसमें पहला कथन है कि बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित रहता है, तारक नहीं, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 78, बोला कि व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किए थे? तो व्हिटकर के द्वारा दोस्तों 5 भागों में, 5 भागों में दो भाग में दोस्तों कौन किए थे? तो कैरोलस लिनियस किए थे, और 3 भाग में दोस्तों कौन किए थे? तो 3 भाग में हिक्केल के द्वारा, याद रखना हिक्केल के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो यह दोस्तों 1.0 बार के, याद रखना है 1.0 बार के। नेक्स्ट है कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो चंद्रा एक्सरे दोस्तों याद रखना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट है कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी, याद रखना क्या? तो ट्राइबोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो गीला कपड़ा दोस्तों जो सबसे जल्दी सूखेगा वह दोस्तों क्या रखना है, जो 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर और 20 डिग्री आर्द्रता रहना चाहिए। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 83 क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देना क्या बोल रहा है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारी है। तब प्रसारी विश्व की संकल्पना दोस्तों जो आधारित है या दोस्तों डॉपलर प्रभाव पर, किस पर आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पर एक परावर्ती दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। तो एक परावर्ती दूरदर्शी में दोस्तों एक अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि ध्वनि तरंग में निम्न में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। तो ध्वनि तरंग में दोस्तों जो आपका ध्रुवन की घटना नहीं होती है, याद रखना है, ध्वनि तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, बाकी विवर्तन की घटना होती है, परावर्तन की होती है और व्यक्तिकरण की भी होती है। नेक्स्ट है कि वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है। तो टेरिलिन जो कहा जाने वाला दोस्तों कृत्रिम रेशा होता है, कृत्रिम रेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है और पतला करके, तो किसको दोस्तों पतला करके, O3 यानी कि ओजोन परत को पतला करके दोस्तों O3 मतलब ओजोन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, दोस्तों, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया, यानी कि NH3 दोस्तों, अमोनिया आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 89। नेक्स्ट है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं। तो माणिक्य और नीलम जो दोस्तों रासायनिक रूप से बात की जाए तो यह दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड याद रखना है, माणिक्य और नीलम एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि लाल तप्त कोक पर भाव प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो लाल तप्त कोक पर जो भाप प्रवाहित करने से दोस्तों जो प्राप्त होता है उसे हम लोग जल गैस कहते हैं, जल गैस। नेक्स्ट है दोस्तों कि तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो तत्व और यौगिक के अणुओं को दोस्तों जो दर्शाया जाता है वह याद रखना है रासायनिक सूत्र के द्वारा। तत्व और यौगिक को दोस्तों रासायनिक सूत्र के द्वारा, तत्वों की और यौगिक के अणु को कह रहा है दोस्तों, यौगिक के अणु को रासायनिक सूत्र होता है, याद रखना है, और केवल तत्व कहेगा तो रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में GDP की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे 9%, हाँ देखिए ऑप्शन सी में है 9% था लक्ष्य, 9%। नेक्स्ट है दोस्तों कि जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों दृश्य व्यापार कहते हैं, दृश्य व्यापार याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मांग का सीधा संबंध किससे है। तो मांग का सीधा संबंध दोस्तों कीमत से है, मांग का सीधा संबंध दोस्तों कीमत से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है। तो जो बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है दोस्तों वो याद रखना है गेहूं एवं चावल का भंडारण होता है, गेहूं और चावल का भंडारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में दोस्तों देखिए पहला है कि परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पाद घटता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, ये भी सही है, और उत्पादन की सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है, यानी कि तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, ये तीनों कथन आपको उत्पत्ति ह्रास के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97, पूरा कि बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला है। तब बिहार में दोस्तों जो डेन व्यापारियों के द्वारा जो कोठी खोला गया था वह कहाँ में, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना सिटी में दोस्तों, जो कि नेपाली कोठी के नाम से जाना जाता है, नेपाली कोठी। नेक्स्ट है कि विलायत अली के भाई कौन थे। तो विलायत अली के दोस्तों जो भाई थे वह इनायत अली थे और तालीम अली थे, इनायत अली और तालीम अली, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार में दोस्तों राजनीतिक जो प्रीति दिवस मनाया जाता है वह 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल जो कि 1937 से 1939 में वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री दोस्तों उस समय अनुग्रह नारायण सिंह को बनाया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेट नंबर यानी वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 देख चुके हैं, इससे पहले भी एक सेट अपलोड कर चुका है। अब बाकी दोस्तों वॉल्यूम 1 का सेट टोटल 100 सेट आपका अपलोड हो चुका है, तो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों एक आवश्यक सूचना है, अगर पीडीएफ के लिए दोस्तों मैं बता दूं तो पीडीएफ आपका देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों एक न्यू फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है जो कि ज्ञान बिंदु संस्था में, जो कि डायरेक्टर
रोशन अंसल और बीटू झा सर के द्वारा, जो इसका टाइम है आपका 8:30 से 11:30 सुबह में चलेगा। और ये अभी दोस्तों एक वीक डेमो था, जो कि 9 दिसंबर से आपका बैच चालू हुआ था। तो इसको आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो ज्ञान बिंदु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, तो वहां से आपको परचेस होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।